1877-78 में अलेक्जेंडर कनिंघम सेंट्रल इंडिया के दौरे पर निकले थे। उनका एम था सेंट्रल इंडिया के रीजन के इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करना। इसी टूर के दौरान उन्हें सांची के बगल के शहर बेसनगर में एक लंबा सा स्टोन पिलर दिखा। पूरा पिलर लाल सिंदूर से ढका हुआ था। लोकल लोग उसे खंबा बाबा के नाम से जानते थे। देख करके लग रहा था कि ये पिलर पुराना है, लेकिन कितना पुराना इसका अंदाजा अलेक्जेंडर कनिंघम को भी नहीं था। फिर 1901 में एच लेक भी इस रीजन में सर्वे कर रहे थे। उनकी नज़र भी पड़ती है इस बेसनगर वाले पिलर पर। उन्होंने देखा कि उस पिलर पर कुछ लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था लिखा क्या है। फिर सिंदूर को हटाया गया और सामने था ब्रह्मी में लिखा एक इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को जब पढ़ा गया तो पता लगा कि कोई कृष्ण भक्त था, उसी ने इस पिलर को बनवाया था। वो अपने आप को वासुदेव का परम भागवत कहा करता था, यानी सबसे बड़ा भक्त। यहाँ तक तो ठीक, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट दिस पर्सन क्लेमिंग टू बी परम भागवत वाज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, रादर ही वाज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। हिज नेम वाज हेलियोडोरस। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं। व्हाई डिड अ ग्रीक पर्सन क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी अ परम भागवत? हाउ डिड दिस पीस ऑफ एविडेंस हेल्प हिस्टोरियन टू रिकंस्ट्रक्ट द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? In this video we are going to solve these puzzles and much more, so stick till the end. ये हमारा थर्ड वीडियो होगा टेम्पल डेवलपमेंट पे। जिन्होंने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे वो जाके देख लें, it will be easier for you to understand. In previous videos we have already established the two preconditions needed for the temple development. First, there was vibrant culture of idol worship existing in India since Harappan times, and second, there were lots of popular religions like Quranic Hinduism, Buddhism as well as Jainism. तो अब स्टेज सेट था बड़े बड़े टेम्पल्स के डेवलपमेंट के लिए। So in this video we are going to look into the early efforts towards temple development in India. चलिए वापस आते हैं बेसनगर में। यहाँ से हमें एक इलिप्टिकल श्राइन का एविडेंस मिलता है। ये श्राइन वासुदेव कृष्ण को डेडिकेटेड था और लगभग 3rd सेंचुरी BCE में बना था। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ये लगभग 8 बाई 3 मीटर का श्राइन था और इसके बाहर भी एक बाउंड्री थी। इन दोनों के बीच 2.5 मीटर का गैप था। ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा, लेकिन हमें सिर्फ इसका बेस ही मिला है। बट वाई डिडंट वी गेट इट्स सुपर स्ट्रक्चर? थिंक अबाउट इट एंड पॉज द वीडियो फॉर 5 seconds एंड ट्राई टू आंसर इट। आई थिंक यू गॉट द राइट आंसर। जो सुपर स्ट्रक्चर था मोस्ट प्रोबेबली वुड या भूसा और मिट्टी से बना होगा। जाहिर सी बात है ये मटेरियल 2-2.5 हजार साल तक टिक नहीं सकते। और वहीं जो इसका बेस यानी ग्राउंड प्लान था वो ब्रिक्स का बना हुआ था, और bricks can survive thousands of years as we have seen in Harappan civilization, and this is the reason we got only the ground plan, not the superstructure. So the learning for you is that in 3rd century BC temples were constructed but perishable materials were used. लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि ये 3rd century BC का श्राइन है और वासुदेव को डेडिकेटेड है, जबकि इसका सिर्फ प्लेटफॉर्म मिला है? Do you remember the Heliodorus pillar, the one found at बेसनगर? माना जाता है कि ये पिलर लगभग 113 BCE के आसपास बनाया गया होगा, और इस पिलर पर प्राकृत भाषा और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में मेंशन है कि हेलियोडोरस अपने आप को परम भागवत बताता था, यानी वासुदेव कृष्ण का भक्त। और ये भी लिखा है कि ये पिलर एक विष्णु मंदिर से एसोसिएटेड था। नाउ द ओनली विष्णु श्राइन टू बी फाउंड नियर बाई वॉज दैट इलिप्टिकल स्ट्रक्चर, एंड दस historian concluded based on other evidences as well that Besnagar shrine must be of around 3rd century BCE and is dedicated to Vasudev Krishna, who was part of Vishnu pantheon. Now what can be safely assumed at this point of time? इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि वासुदेव कृष्ण की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, वरना क्यों सुंगा कोर्ट में रहने वाला एक ग्रीक एम्बेसडर अपने आप को परम भागवत बताएगा? इसी तरीके से हमें राजस्थान से 3 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसे हाथीबाड़ा गोसुंडी इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ये इंस्क्रिप्शंस हमें अर्ली टेम्पल डेवलपमेंट को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट क्लू प्रोवाइड करते हैं। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये इन टोटल 3 इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि अलग अलग जगह पर मिले हैं। मैप में आपको दिख रहा होगा। ये सभी इंस्क्रिप्शंस संस्कृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थी। एक इंटरेस्टिंग बात यहीं आपको बता दूं कि जब अकबर चित्तौड़गढ़ पर हमला कर रहा था तब उसने अपना कैंप नगारी में ही बनाया था, and during this period he destroyed multiple structures to build stable for elephants, and thus this place is known as हाथीबाड़ा। इन इंस्क्रिप्शंस में कृष्ण और बलराम के लिए एक नारायण वाटिका बनाने की बात की गई है। It is mentioned that a king of Gajayana dynasty known as Sarvatata performed an Ashwamedh Yagna as well as built a temple for Vasudeva and Samkarshana. This was a written record,
and in fact one of the oldest Sanskrit inscription written in Brahmi script. Now archaeologists started looking for this particular temple and उन्हें इससे भी पुरानी स्ट्रक्चर नगारी में मिलती है। ये एक 3rd सेंचुरी BCE का इलिप्टिकल स्ट्रक्चर था जिसका डायमेंशन 10 बाई 3.5 मीटर का था और ये भी एक इलिप्टिकल बाउंड्री वॉल से कवर्ड था। और ये जो बीच का स्पेस बचता है वो शायद प्रदक्षिणा पथ के जैसा इस्तेमाल होता होगा। आपने देखा होगा अक्सर कि मंदिर में लोग चक्कर लगाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म या रास्ते पर लोग घूमते हैं उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। Now up to this point we can safely say that Vaishnavism was one of the most dominant religions of that period. Kings and influential persons of the society were giving patronage to it and they were helping to build grand structures for it. But did you notice one thing? अब तक जितने भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं या तो उनका शेप अपसाइडल है या तो वो इलिप्टिकल है, लेकिन ऐसा क्यों? थिंक अबाउट इट। वी विल डिस्कस दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन अभी के लिए वी विल लुक एट सम मोर एविडेंसेस ऑफ अर्ली टेम्पल डेवलपमेंट। सो लेट्स ट्रैवल टू मथुरा। मथुरा में एक सोख नाम की जगह है, वहां से हमें एक टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर मिला है। स्कॉलर्स इसे अपसाइडल टेम्पल नंबर 2 कहते हैं। ये मंदिर 15 बाई 11.5 मीटर ऊंचे ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बना था और इसका शेप अपसाइडल था। और इसी साइट को हर्बर्ट हार्टल ने जब एक्सकवेट किया तो उन्हें एक मल्टी टेम्पल अर्बन कॉम्प्लेक्स मिला। इसे जनरली 1st सेंचुरी BCE के आसपास डेट किया जाता है। और फिर उत्तर प्रदेश के ही अतरंजी खेरा से हमें और भी पुराने स्ट्रक्चर्स मिले हैं। एक अपसाइडल टेम्पल मिला है, इसे जनरली 2nd सेंचुरी BCE का माना जाता है और इसके साथ साथ एक गज लक्ष्मी का प्लेग भी मिला है। ये इंडिकेट करता है कि इस रीजन में गॉडेस लक्ष्मी की पूजा होती थी। और वहीं आंध्र प्रदेश के गुड्डीमल्लम से हमें 2nd सेंचुरी BCE में बनी एक स्क्वायर रेलिंग और उसके बीच में रखा हुआ शिवलिंग मिला है। एडम हार्डी और आनंद कुमार स्वामी जैसे आर्ट हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो गुड्डीमल्लम का स्ट्रक्चर था वो आने वाले टेम्पल्स के गर्भगृह का एक अर्ली फॉर्म था। फिर इसी रीजन के बगल में नागार्जुनी कोंडा से बहुत से अर्ली टेम्पल्स के एविडेंस मिलते हैं, खास करके इक्ष्वाकु डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। उस समय नागार्जुनी कोंडा को विजयपुरी कहा जाता था और ये इक्ष्वाकु की कैपिटल थी। यहाँ पे टोटल 18 हिंदू टेम्पल्स और बहुत से जैन और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के एविडेंस मिलते हैं। ये ज्यादातर ब्रिक्स से बनी होती थी और इनका प्लान बहुत वैरिड था, जैसे कोई ऑब्लॉन्ग शेप का था, कोई एप्साइडल तो कोई स्क्वायर शेप में। क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो बेसनगर और नगारी से मिले स्ट्रक्चर सबसे पुराने थे। फिर हमने देखा कि अतरंजी खेरा और गुड्डीमल्लम जैसे प्लेसेस से भी हमें अर्ली टेम्पल के एविडेंसेस मिलते हैं। फिर हम आते हैं मथुरा के सोख पे, जहां हमें पूरा का पूरा अर्बन टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिला है। फिर हमने देखा कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के टाइम पे विजयपुरी यानी नागार्जुनी कोंडा से हमें वैरिड स्ट्रक्चरल प्लान मिलते हैं। तो इन सब एविडेंसेस से हमें क्या पता लगता है? हमें पता लगता है कि किस भगवान की पूजा हो रही थी, जैसे विष्णु का, शिव का और लक्ष्मी का। और हमें यह भी पता लगता है कि इस समय टेम्पल डेवलपमेंट का कोई फिक्स प्लान नहीं था। जैसे आगे जाकर हम देखेंगे कि टेम्पल डेवलपमेंट के 3 स्टाइल इमर्ज हो जाते हैं, नगारा, विसारा और द्रविड़ा, लेकिन इस समय पर ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं था। लेकिन यहीं पे एक बात और स्ट्रेस करूंगा कि अभी भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के टेम्पल डेवलपमेंट में थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो थे। जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में हम देखते हैं कि पेरिशेबल मटेरियल्स का यूज होता है, वहीं हम साउथ इंडिया के टेम्पल में देख रहे हैं कि ब्रिक्स और स्टोन का यूज होता है। जहां नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स ज़्यादातर एप्साइडल और इलिप्टिकल स्ट्रक्चर्स के होते थे, वहीं हम साउथ इंडिया में देखते हैं कि बहुत वैरिड प्लान वो फॉलो करते थे। जैसे विजयपुरी या नागार्जुनी कोंडा से मिले टेम्पल्स बहुत से वैरिड प्लान्स को फॉलो करते थे। सो दिस स्टेज कैन बी टर्म्ड एज द एक्सपेरिमेंटल स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स विल कंटिन्यू अप टू अर्ली गुप्ता एज, एंड फाइनली दीज एक्सपेरिमेंट्स विल गिव बर्थ टू व्हाट? The precise plan, structure and the iconography of temple development in India. Now let's focus on major changes during Gupta age which will aid in our understanding. पहला मेजर चेंज ये था कि गुप्ता एज आते आते डिवोशनल कल्ट यानी भक्ति को और भी बूस्ट मिला। मतलब पर्सनल डिवोशन या पूजा एक मेजर फॉर्म हो गया वर्शिप का, और ऐसे फॉर्म के लिए टेम्पल जरूरी है, तो टेम्पल डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। फिर हम इस एज में देखेंगे कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन में अब ज़्यादा परमानेंट मटेरियल यूज होने लगा, जैसे स्टोन या ब्रिक। वहीं हमने देखा कि पहले के टेम्पल्स में वुड और मड जैसे मटेरियल्स का यूज होता था। फिर इसी समय पर हमें अब टेम्पल्स का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल प्लान भी मिलता है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनेगा टेम्पल, जिसमें स्क्वायर गर्भगृह होगा जहां मूर्ति को रखा जाएगा, एक छोटा सा मंडप होगा और ज़्यादातर मंदिरों में सर्कम्बुलेटरी पाथ होगा। और फिर एक सेट आइकोनोग्राफिक प्रोग्राम भी डेवलप हुआ। वैसे इस टॉपिक को हम स्कल्पचर वाले सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे,
बस इतना समझ लीजिए कि किस भगवान को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये स्टैंडर्डाइज हो गया था। और फाइनली इस एज में हम देखेंगे कि हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर भी मिलने लगा। इस टॉपिक को हम अलग से रॉक कट आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि गुप्ता एज में बहुत सारे टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ, खास करके सेंट्रल इंडिया में। तो इन टेम्पल्स को और आगे आने वाले नगारा, विसारा एंड द्रविड़ा स्टाइल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ डू यू रिमेंबर आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाई द अर्लियर टेम्पल्स फॉलोड एप्साइडल प्लान? Basically, this was a result of the influence of Buddhism on Puranic Hinduism. Since Buddhist structures were generally built in an apsidal shape, the architects and workers who had recently constructed Buddhist caves were later tasked with building Hindu temples. Being more familiar with the apsidal plan, they naturally adopted it in the design of early Hindu temples. ऐसे और भी influences थे जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे. And if you like this video, then express your emotion by hitting the like and subscribe button. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं. I will reply definitely. Thank you.